नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बांग्लादेश में बीते महीने अगस्त में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। देश भर में विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को अपना पीएम पद और देश को छोड़ना पड़ा। शेख हसीना को भारत के लिए नरम रुख रखने वाली नेता माना जाता रहा है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ शेख हसीना सरकार के संबंध कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान ने 1971 के बाद से कई बार बांग्लादेश के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। खासतौर से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के सत्ता में रहते हुए पाकिस्तान के लिए चीजें आसान नहीं रही। अब जबकि बांग्लादेश में सरकार बदली है तो पाकिस्तान को उम्मीद है कि उसके लिए देश में जमीन तैयार होगी और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और अंतरिम सरकार बनने के बाद पाकिस्तान अब बांग्लादेश के भीतर पैर जमाने की कोशिशों में जुट गया है। इसके लिए पाकिस्तान ने 3 बिंदुओं पर काम करना शुरू कर दिया है। शेख हसीना को भारत के लिए नरम रुख वाली नेता के तौर पर जाना जाता रहा है, जिसकी वजह से अभी तक बांग्लादेश के भीतर पाकिस्तान की दाल नहीं गल रही थी। अब मोहम्मद यूनुस की सरकार में पाकिस्तान के लिए नई उम्मीद जगी है, जिसको लेकर शहबाज सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। इन मुद्दों को लेकर शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के बीच बातचीत भी हुई है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध की चाह रखने वालों के लिए 3 उम्मीदें जगी है। आपको बता दें कि इनमें सबसे प्रमुख बात यह है कि अब बांग्लादेश के भीतर पाकिस्तानी राजनयिक को दूसरे देशों के बराबर का दर्जा मिलेगा और वे खुलकर काम कर सकेंगे। अभी तक पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को बांग्लादेश के भीतर बहुत ज्यादा काम नहीं करने दिया जाता था, जबकि भारतीय डिप्लोमेट को काफी इज्जत मिलती थी। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच संबंधों को सुधारने की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम ये है कि दोनों देशों के बीच बनाए गए फोरम को एक्टिव करना। शेख हसीना की सरकार में इकोनॉमिक फोरम मौजूद तो था, लेकिन ये एक्टिव नहीं था। अब उम्मीद की जा रही है कि ये फोरम एक्टिव होगा और दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार होने की उम्मीद है। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है 1971 से जुड़ा हुआ। दरअसल साल 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और बांग्लादेश के लोगों ने अब जब आजादी की मांग की थी तो पाकिस्तान फौज ने उन पर जमकर जुल्म किया था और ऐसी स्थिति में बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी में पाकिस्तान के लिए हमेशा से गुस्सा रहा है। खालिदा जिया के वक्त में परवेज मुशर्रफ ने बांग्लादेश का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने वार मेमोरियल जाकर इस जंग के लिए खेद भी जताया था। वहीं खालिदा सरकार ने इस खेद को स्वीकार भी किया था और लेकिन शेख हसीना जब सरकार में आई तो उन्होंने इस मुद्दे पर एक बार फिर से पाकिस्तान को घेर लिया। शेख हसीना सरकार गिरने के बाद अब पाकिस्तान एक बार फिर से इस मुद्दे को सुलझाना चाहता है और इसके लिए दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने यूनुस सरकार के मंत्री नाहिद इस्लाम से 1971 के मुद्दे को सुलझाने के लिए कहा है। पाकिस्तान को अब अंतरिम सरकार से उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारा जा सकता है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक। सर स्वागत है आपका। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद अमीन जी आपके साथ ही करते हैं। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि देखिए अब जब शेख हसीना की सरकार हटी वहां से, यानी कि तख्ता पलट हुआ, तो उसके बाद अब पाकिस्तान की उन उम्मीदों को कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, जो कि वो काफी वक्त से उम्मीद लगाए हुए हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पहले तो बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान से वही चीजें देखने के लिए मिल सकती है? देखिए नेहा जी, सीधी सी बात है, कोई आज की बात नहीं है। 97 की बात है जब हारा पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। उसको उसका गुस्सा है और वो उस दिन से ही आज तक अपने गुस्से का बदला लेना चाहता है और बांग्लादेश को
नीचा दिखाने के साथ साथ वो भारत को भी नीचा दिखाना चाहता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी भारत की भूमिका थी कि बांग्लादेश बना और उनका हिस्सा ये निकल गया, बाजू टूट गया। अब आप देखिए कि इस सरकार के गिरने के पीछे, शेख हसीना की सरकार के पीछे गिरने के बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है अमेरिकन का। और अमेरिकन का जब हमेशा डुअल रोल रहा है, कभी हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान की जैसी बातें करना, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान जैसी बातें करना और उनको मदद करना। तो अब वो हमेशा ही चाहता है कि अपनी नीति चले। तो अब वो पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट है इस मामले में कि जब ये आए थे मुशर्रफ, अभी आपने बात कहा अपने नोट में कि मुशर्रफ जब आए थे उस वक्त खालिदा जिया ने इसका वेलकम किया था कि नहीं, बात आई गई हो गई, अब जो हो गया सो हो गया। अखबार में मूल्य पे जाके अगर उन्होंने उनके देश के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के माफी मांग ली तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस बात को चूंकि इनका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया गया था, इनके सामने पूरी लड़ाई हुई थी शेख साहब के सामने, शेख साहब ही उसके करता धरता थे जो बांग्लादेश बना। इसी शेख हसीना के मन में एक चीज थी, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को अपना हमदर्द नहीं समझा, हमेशा उन्होंने साथ दिया हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान के लिए उनका साफ कॉर्नर रहा है। और अभी भी देखिए आज की डेट में इससे साफ कॉर्नर क्या हो सकता है कि हमारे मोदी जी ने उनको अपने देश में शरण दी और हमारे देश में आई और हमेशा ही उनका साथ दिया। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने विदेश नीति के तहत भी और पड़ोसी के नाते भी, जिसका नतीजा है कि वो आज हमारे देश के अंदर शेल्टर लिए हुए हैं। तो अब इस बात से भी उसको, पाकिस्तान को भी नाराजगी है और बांग्लादेश में जो चरमपंथी लोग हैं, जिसमें आप देख लीजिए मोहम्मद यूनुस को भी कहा जा सकता है कि लेकर ये दूसरे गुट के लोग हैं, इनको कोई चीज पसंद नहीं है, ये मौलाना ग्रुप के लोग हैं। इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि हमारा हिंदुस्तान उनके साथ में आए। अभी देखिए, अभी व्यापार मुद्दों के ऊपर भी बात हुई, उन्होंने अपना व्यापार भी रोकने की कोशिश की है। हमारा जैसे पर्व आता है दशहरे का, और उस वक्त भी उन्होंने कोशिश की है कि यहाँ पर हिल्सा मच्छी को, जो हमारे यहाँ हमेशा एक्सपोर्ट होती थी वहां से और हमारे यहाँ इम्पोर्ट होती थी, उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। एक छोटी सी बात है, जबकि हमारा त्योहार है, उनको सोचना चाहिए था इस बात को कि एक पड़ोसी देश में त्योहार है, हमेशा होता रहा है, लेकिन नहीं, उन्होंने छोटी बात को भी इनकार कर दिया। इसकी सरकार ने, जो नई अंतरिम सरकार है यूनुस सरकार की, और अब ये चाहते भी हैं कि हमारे देश से शेख हसीना को बुलाया जाए और लीगल एंड ट्रीटी के तहत। अभी देखना होगा कि हमारा देश किस तरह से उनके साथ व्यवहार करता है और किस तरह से पेश आता है। भारत के पास खतरे तो वही है क्योंकि सीधा पड़ोसी है, लेकिन हमारा देश अब वो देश नहीं है सन 65 वाला और 62 वाला जिससे दबेगा। हमारा देश बराबर से बढ़ चढ़कर जवाब देगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे सारे कमांडर को फ्री हैंड दे रखा है। बिल्कुल, कि आप जो भी करेंगे देश हित में करेंगे और देश हित में करिए। हाँ, सरकार आपके साथ है। ठीक है विनोद दत्ता जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए शेख हसीना तो बेहतर तरीके से जानती हैं कि भारत की क्या भूमिका रही है बांग्लादेश के लिए, और उनका झुकाव हमेशा से भारत की तरफ रहा भी है, हम देखते आए हैं। लेकिन अब जो मौजूदा सरकार बनी है, क्या लगता है कि भारत के लिए चुनौतियां फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बांग्लादेश के लिहाज से भी? क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि पड़ोसी जो है हमारे जो है उनके साथ हमारा अच्छा संबंध होना चाहिए, तो एक बांग्लादेश ऐसा देश था जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात करें, नेपाल की बात करें, या फिर अब मालदीव की भी बात करें, हालांकि अब तो कुछ परिवर्तन मालदीव के सत्ता में आया है भारत के प्रति, लेकिन फिर भी अगर इन तमाम पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि एक अच्छा देश जिससे अच्छे संबंध रहे भारत के, अब वहां पर भी कुछ कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ, यकीनन आप देखिए ये जो सूरत हाल बांग्लादेश में देखी जा रही है, ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और भारत को इसको बड़े संजीदा रूप से लेना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए पाकिस्तान वेस्ट में और नॉर्थ में अगर चाइना को देखें आप, तो नेपाल से भी हमारे रिश्ते ठीक हैं, लेकिन जिस तरह से नेपाल ने भी अपनी जो टोन और टेनर है उसको चेंज किया है,
तो भारत यकीनन एक ऐसी शक्तियों से घिरा हुआ है जो भारत की प्रोग्रेस नहीं देखना चाहते हैं, वो भारत को डेवलप होते नहीं देखना चाहते हैं। और बांग्लादेश जो एक बहुत बड़ा एलाई था भारत का और भारत का समर्थक था, शेख हसीना की सरकार गिरने से हमने एक बहुत बड़ा दोस्त और बहुत बड़ा एलाई खो दिया है। और जिस तरह से वहाँ रेडिकल्स का शासन चल रहा है, जिस तरह से उनकी सोच है, जिस तरह से वो जो सूरत हाल आप देख रहे हैं ढाका में या और बाकी शहरों में, तो भारत के लिए एक नया फ्रंट खुलता दिखाई दे रहा है। तो भारत को अपने जो और सबसे ज्यादा जो हमारी बाउंड्री है, करीब 4096 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश से लगती है और बॉर्डर बिल्कुल पोरस है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, चाहे वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आतंकवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्योंकि भारत को अब जो एडिशनल ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉय करनी पड़ेंगी। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको ज्यादा तवज्जो देना पड़ेगा। हमें अपने जो सर्विलेंस एलिमेंट्स हैं उनको एक्टिव रखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान, जैसा आपने अपने ओपनिंग नैरेटिव में कहा कि पाकिस्तान ऑलरेडी वहां अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, क्योंकि खालिदा जिया जो बीएनपी की सरबराह रही हैं, उनके जो हस्बैंड थे वो मेजर जियाउर रहमान, उन्होंने कूच किया था बंगबंधु के खिलाफ। तो वो यकीनन चाहेंगे कि शेख हसीना को वापस वहां बुलाया जाए और उन पर मुकदमे किए जाएं और उनको उसी तरह जेल में डाला जाए जैसे वो जेल में थे। तो भारत को चाहिए कि एक हमें थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि एग्रेसिव डिफेंस का जो पोस्चर है वो अख्तियार करना पड़ेगा, वरना भारत के लिए जो समस्याएं हैं, आप देखिए मणिपुर में प्रॉब्लम हो रही है और नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, देखिए इंसर्जेंसी कभी खत्म नहीं होती है, उसको कंटेन किया जाता है, लेकिन अगर बांग्लादेश ने इसको बढ़ावा दिया चीन के बेहस पे या पाकिस्तान की बेहस पे, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। लेकिन सर पिछले दिनों हमने जो देखा, क्या लगता है कि वो जो एक गुस्सा उस वक्त था जब बांग्लादेश एक अलग देश बना था, पाकिस्तान की सेना ने जुल्म उठाया था लोगों पर, उनको मारा था, उनको परेशान किया था, किस तरह से बांग्लादेश बना था, ये तमाम चीजें क्या भुलाई जा सकती है? क्या ये लोग भूल गए, पुराने लोग, कि किस तरह से बना था? क्या लोग उस दर्द को भूल गए क्या? और क्या वाकई शेख हसीना के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा व्याप्त है लोगों में कि अब उन तमाम चीजों को भुलाते हुए अब लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन किसी भी तरह से इसी का अब समर्थन करना है? देखिए नेहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह की वारदातें हमने देखी हैं बांग्लादेश में, हाँ। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के जनक रहे हैं, उन्होंने इतनी कुर्बानी दी है उस देश को आजाद कराने के लिए, और बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह की जातियां, किस तरह की एट्रोसिटीज वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पे की थी। जब जनरल टिक्का खान को वहां भेजा गया था, जिसे बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, कम से कम 20 लाख से ज्यादा महिलाओं की जो अस्मत को वहां लूटा गया था। लोग वहां से बिल्कुल पलायन करके भारत में आ गए थे। जितनी इंटेलिजेंसिया थी, जितने दानिशमंद लोग थे वहां, उन सबको मार दिया गया था। और आज मतलब वही देश बिल्कुल बंगबंधु के जो कंट्रीब्यूशन थे, जो सैक्रिफाइस थी, जो उनका योगदान था, आज उसको भूल के उनको बेइज्जत कर रहा है। तो इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका तारीख क्या है, किसने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आज ये केवल और केवल जो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो और कोई विदेशी ताकतें हैं, उनके कहने पे ये सब हो रहा है, क्योंकि इतिहास को हमें नहीं भूलना चाहिए। और आज वही पाकिस्तान, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा था अपने नैरेटिव में कि वो ईस्ट पाकिस्तान के जब टुकड़े हुए थे, एक बहुत बड़ी अच्छी किताब आई थी, पाकिस्तान कट टू साइज, DR मनकेकर साहब की, उसमें उन्होंने बखूबी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जब दो टुकड़े हुए थे तो पाकिस्तान की एकेडमी में आज भी उनके ऑफिसर्स को ये कसम दिलाई जाती है कि सन 71 का बदला हमें लेना है। लेकिन भारत ने जिस तरह की अपनी सोच दिखाई थी, क्योंकि भारत अगर चाहता तो इस पाकिस्तान को अपने देश में विलय कर सकता था, क्योंकि हमारा ही हिस्सा था वो। लेकिन भारत ने 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं करके एक नए देश का सृजन किया, क्योंकि भारत चाहता था कि हमारे पड़ोस में एक ऐसा मुल्क का सृजन हो जो डेवलपमेंट की तरफ जाए, जो मतलब जितनी एट्रोसिटीज उन्होंने देखी थी उनको एक नई सुनहरी जो शुभ है वो देखने को मिले। हाँ।
ठीक है। अमीन जी, आप समझना चाहेंगे कि अब कूटनीतिक तौर पर भारत की क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए बांग्लादेश के लिए? देखिए, आप देख रही हैं इस बात को कि शेख हसीना के साथ देश के हमारे कितने से संबंध है। इसी का नतीजा था कि पाकिस्तान ने कई बार ट्राई किया, लेकिन उसकी दाल गल नहीं पा रही थी। क्योंकि शेख हसीना का जो रवैया था देश के प्रति था, उनके फादर की भी लगाव था, जानती थी कि उनके देश के बनने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे देश ने, हर तरीके से आर्थिक, सैनिक, हर शक्ति से उनको साथ दिया, साथ पूरा, और अभी भी दिया था। अब आप ये देखिएगी, अब आप अभी इस बात को कह रही थी क्या वहाँ के देश लोग भूल गए हैं? हाँ, बिल्कुल भूल गए हैं। आप बात कर रही हैं 1971 की लड़ाई की, आज चला है 2024, यानी आप एवरेज देखिए तो 52 ईयर्स हो गए। यानी वो एरा के लोग सब खत्म हो चुके। अब वो एक्चुअली क्या है, उनके अंदर जो हवा भरी जा रही है वो इस्लामिक जो वहाँ मूवमेंट है उसकी कोशिश है, जो कि वहाँ पे जो तहरीक चलाई जा रही है, जिसकी वजह से ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान को दूर रखें। और हमारी जो डिप्लोमेसी है इंडिया की, वो अपनी तरह से चल रही है, ऐसा नहीं है। उनका जो अपना सोचना है, हमेशा हमारे देश का सोचना पॉजिटिव रहा है। हमारे देश पे टेबल टॉक की गई है। अभी देखिए, आप यूक्रेन और रशिया की बात से भी देखिए, उन्होंने फिर जताया हमारे हिंदुस्तान के ऊपर कि वो अगर बीच में आते हैं तो हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी बात है विश्व स्तर पे। तो हमारा देश हमारा शांति प्रिय रहा है आज के जमाने से। और मोदी जी की भी जो पॉलिसी है वो यही है, आतंक से निपटने की बात है। अभी G20 में भी यही बात आई थी कि आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना है किसी भी कंट्री को। और जिस बात का जिक्र अभी विनोद दत्ता जी कर रहे थे कि और ये जो इस्लामिक मूवमेंट है, तहरीक है, नहीं, वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां हैं, जिसके तहत वहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के जो लोग रह रहे हैं, हिंदू, उनको भी मारा जा रहा है, उनके नष्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। नहीं, रणनीति कैसी रहनी चाहिए सर? अब रणनीति कैसी रहनी चाहिए? क्या वाकई एग्रेसिवनेस दिखानी चाहिए कि नहीं? या मैं बिल्कुल बात से सहमत हूँ, अपने रक्षा जो विशेषज्ञ हैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि टिट फॉर टैट होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, अपने पॉइंट में क्लियर किया था कि माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो विदेश नीति कहती है, हमारे सुरक्षा सलाहकार भी कहते हैं कि सारे जितने हमारे कमांडर्स हैं सारे बॉर्डरों पे, उन कमांडर्स को पूरी छूट दी गई है, चाहे वो एयरफोर्स के हों, आर्मी के हों, नेवी के, कि किसी हालत पे कोई अपने देश के प्रति कंप्रोमाइज नहीं करना है। अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहना है, और जो एक्शन लेंगे उनके साथ हमारी सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है, वो उनके साथ हमेशा सहयोग करेगी। यानी हम किसी भी मूवमेंट पे किसी भी लोगों से दबने वाले नहीं है, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिसका कि आपको उदाहरण मिल ही जाएगा कि गलवान की लड़ाई है चाइना की, चाइना में भी यही किया गया। चाइना में दबाने की कोशिश की, लेकिन हमारे जवानों ने आगे बढ़ के उनको दबाया। और हमारा देश जो है सैन्य शक्ति से, इकोनॉमिक स्तर पे हर तरीके से सक्षम है, और इस हर चीज का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे वो कोई, चाहे पाकिस्तान करे, चाहे चाइना करे, और चाहे यहाँ पर जैसे अभी बता रहे थे रक्षा विशेषज्ञ कि हमारे यहाँ जो कोशिश की जाती है वो बर्मा के थ्रू की जाती है। वहाँ पे आप देखिए, इधर म्यांमार के थ्रू की जाती है। आप देखिए, वहाँ पे भी हम लोगों ने मारा था, उनको जाके स्ट्राइक करके आए थे हिंदुस्तान के लोग, एयरफोर्स के। ऐसा नहीं है रातों रात गए स्ट्राइक करके आए गए। तो अब वो बॉर्डर शांत है। लेकिन चाइना कभी कभी हरकत करता है, पाकिस्तान कोशिश करता है हरकत करने की, ये बर्दाश्त की नहीं जाएगी। बिल्कुल हमारा जो देश है मजबूती से और मोदी जी की अध्यक्षता में और उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में आगे बढ़ रहा है। इसी तरह की कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कमी किसी तरह की नहीं होनी जाएगी। अपने सैनिकों के लिए आधुनिक हथियार है उनके पास, आधुनिक लड़ाई के सामान है, हर तरीके से सक्षम है। ठीक है विनोद जी, जिस तरह से ये नजदीकियां बढ़ रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के बीच बातचीत भी हुई है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध की चाह रखने वालों के लिए, और ये कहा जा रहा है कि वो जो 3 मुद्दे जिनका जिक्र अभी मैं पहले भी कर रही थी, वो काफी मायने रखते हैं। जैसे कि अब पहले जो है वो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को उतनी तरजीह नहीं दी जाती थी, लेकिन अब उतनी ज्यादा तरजीह दी जाएगी, उतनी पावर उनको दी जाएगी। अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये झुकाव क्या ये बता रहा है कि जो खतरा है भारत के लिए वो और ज्यादा बढ़ सकता है, लिहाजा बॉर्डर्स पर भी अब क्या लगता है कि पहले के मुकाबले ज्यादा मुस्तैदी बरतने की जरूरत है? नहीं कहा था कि हमें अब जो अपना बॉर्डर मैनेजमेंट है उस पर काफी तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारी जो ट्रूप्स की रिक्वायरमेंट है वो और ज्यादा हमें घनी करनी पड़ेगी या सघन करना पड़ेगा।
जो स्पेक्ट्रम, जो सर्विलेंस स्पेक्ट्रम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि करीब 4,996 किलोमीटर का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वो काफी पोरस है और करीब 6 स्टेट से वो मिलता है। तो और क्योंकि अब यहाँ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या और इस तरह के जो तंजीमें हैं या जो इदारे हैं, वो वहाँ एक्टिव हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि नेपाल की सरजमी को भी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो घुसपैठ पहले होती थी, अब हर आदमी यही कहता था कि साहब वो JNK में तो फेंसिंग लगी हुई है, वहां से कैसे घुसपैठ हो रही है। तो घुसपैठ केवल JNK से या जम्मू कश्मीर से नहीं हो रही थी, वो नेपाल के द्वारा भी हो रही थी, वो बांग्लादेश से भी हो रही थी, और बाकी भी कई इस तरह के जो पानी के जरिए रास्ते हैं वहां से भी हो रही थी। तो अब ये जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी जो ईस्टर्न कमांड है उसने अपना जो दोबारा जो डिफेंस पोस्चर है उसको री इंजीनियर किया है, और खासकर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको भी लगाया गया है, और जो ज्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं वहां मिलिट्री का डायरेक्ट कंट्रोल है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें बिल्कुल अपनी जो रीडिप्लॉयमेंट जो करनी है या जो कर ली है हमने, उसको और थोड़ा सा सघन करना पड़ेगा। वरना भारत के लिए ये जो मतलब इन्फिल्ट्रेशन या इस तरह की जो कोवर्ट सेल्स है या स्लीपर सेल्स हैं, वो वहां पनपाए जाएंगे और भारत के खिलाफ उसको किया जाएगा, और इसमें चीन के हाथ का होने से भी आप इनकार नहीं कर सकते। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि अभी और ज्यादा मुस्तैदी बरतने की यहाँ पर जरूरत है भारत को, क्योंकि अब जो खतरा है वो बांग्लादेश से भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।